ओके नाउ, अब कल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, और उसमें कुछ क्लिनिकल्स डिस्कस भी किए। लेकिन अब इसको थोड़ा रेगुलर वे से आप लें। ये खासतौर पे इसको जिसको हम कहते हैं ना टेंडरलेनबर्ग साइन, ये मैंने कल बताया भी था आपको और हमने डिस्कस किया यहाँ पर। देखिए ये नॉर्मल गेट है, दिस नॉर्मल। आप देखें ये लेफ्ट फुट, जैसे ही ये लेफ्ट फुट ऑफ द ग्राउंड उठा रहा है जैसे, तो इस हिसाब से ये जो हमारी पेल्विस है इसको अनसपोर्टेड साइड पे सैग होना था। नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहां से अपोजिट साइड का ग्लूटस मीडियस और मिनिमस का जो पेयर है ये इसको इस तरीके से कंटेक्ट करा के उसको सीधा कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहां से ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मकसद है कि वही फुट देखें, लेफ्ट फुट इज लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, लेफ्ट पेल्विस इज अनसपोर्टेड, तो लेफ्ट पेल्विस सैग कर रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इस जगह पे इलियक क्रेस्ट जब देखेंगे ना आप, पेशेंट जैसे पांव उठाएगा उस साइड पे पेल्विस टिल्ट कर जाएगी, इस साइड पे टिल्ट। टिल्ट करने का मकसद ये है कि अपोजिट साइड वाली मीडियस और मिनिमस मसल जो है ना वो काम नहीं कर रही है, उन्होंने एबडक्ट नहीं किया है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेंडरलेनबर्ग साइन। तो गड़बड़ किधर है? मीडियस और मिनिमस। तो नर्व सप्लाई इसकी क्या है? इसकी नर्व सप्लाई सुपीरियर ग्लूटल नर्व, और ये इस इंजरी में प्रॉब्लम हो सकता है इसके साथ। तो ये टेंडरलेनबर्ग साइन इसी तरीके से यहाँ पर होती है। और ऐसा ही पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल उसका लेफ्ट ग्लूटस मीडियस और मिनिमस मसल काम नहीं कर रहा, जैसे वो राइट फुट उठाएगा तो ज़ाहिर है राइट फुट राइट पेल्विस की तरफ राइट साइड पे सैग करेगी, और सैगिंग को, उस टिल्ट को बचाने के लिए वो क्या करेगा? वो अपने बॉडी का वेट दूसरी तरफ डाल देगा। तो क्योंकि वो ब्रेन में लर्निंग होती है, तो उसको पता होता है कि जैसे मैं लेफ्ट फुट उठाऊंगा, क्योंकि राइट साइड का पेल्विस से उसकी मीडियस मिनिमस मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, तो लेफ्ट फुट उठाने से मैं लेफ्ट को गिरूंगा। तो वो गिरने से बचने के लिए अपना वजन जो है वो उस साइड पे डालेगा। तो एवरी टाइम ही विल लिफ्ट हिज right foot up, he will tilt or he will actually put his body's weight on the opposite side. ये एक तरह से क्या काम हो गया? ये जो वजन डाल रहा है ये एक तरह से मीडियस और मिनिमस मसल के उस डिफेक्टिव एक्शन को कंपेंसेट करने के लिए। तो एवरी टाइम इट विल बी लाइक दिस है। तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं द लर्चिंग गेट। तो ये लर्चिंग गेट क्या रहती है यहाँ पर? अगर दोनों तरफ से होगी तो दोनों तरफ से होगी तो वो फिर स्विंग करेगा। राइट उठाया तो वो लेफ्ट की तरफ झुकेगा, लेफ्ट उठाया तो वो राइट की तरफ झुकेगा। इसको वेडलिंग गेट कहते हैं। ब्रेन इट इज बायलेटरली इन्वॉल्व, अगर दोनों साइड से इन्वॉल्व है तो। दूसरा ये है ग्लूटस मैक्सिमस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आपको पता है कि अगर ग्लूटस मैक्सिमस पूरा देखें, इसको आप 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर दें। 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करेंगे तो इनर साइड को तो बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि इसके अंडरनीथ से न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं। आउटर साइड पर भी जो लोअर पोर्शन है इसको टच ना करें, क्योंकि लोअर डाउन यहां से निकल के ये जा रही होती है हमारी शिएटिक नर्व। तो इसलिए इससे होगा ऊपर सुपीरियर, होगा लेटरल। सुपीरियर लेटरल कह सकते हो, लेकिन सुपीरियर लेटरल कहीं ना, आप किसी लेमन लैंग्वेज में आप उसको एक लेमेंस लैंग्वेज में कहें, अपर आउटर। अंडरस्टैंड? तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में यहाँ पर जो ज्यादातर क्या बचाने के लिए? शिएटिक नर्व बचाने के लिए। तो ज्यादातर आपको शिएटिक नर्व बचाने के लिए इस तरीके से अपर आउटर क्वाड्रेंट में हम इंजेक्शन लगाते हो। साइड पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये किस नर्व को आप इंटेक्ट रखने के लिए करें। तो ग्लूटस मैक्सिमस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है, थिकेस्ट बल्किएस्ट मसल है ग्लूटल रीजन का। और ये बेसिकली इसका जो मेन एक्शन होता है वो इस वक्त जो आप बैठे हुए हैं ना, इस वक्त आप फ्लेक्स हालत में। हिप आपका क्या है? फ्लेक्स में। उस फ्लेक्स से जब आप एक्सटेंड होने की कोशिश करेंगे, जैसे उठेंगे आप, तो वो जो इनिशियल एक्सटेंशन है दैट इज द वर्क ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमस। यानी एक सिटिंग पोजीशन से आप उठने में जब आते हो तो यू आर एक्सटेंडिंग एक्चुअली। तो एक्सटेंशन ऑफ द हिप इज डन बाय द ग्लूटस मैक्सिमस। और उसके बाद एक्सटेंशन होती रहेगी। तो फर्दर जो एक्सटेंशन होती है, जो आपने कि इस वक्त फ्लेक्स हालत में जो अर्ली उठने का काम शुरू करते हैं, दिस इज ग्लूटस मैक्सिमस। लेकिन उसके बाद की जो एक्सटेंशन चलती रहती है वो हैमस्ट्रिंग का काम है। लेकिन वो जो लास्ट जंप ऐसे लगाएंगे ना, जो लास्ट वाला होगा वो अगेन ग्लूटस मैक्सिमस। तो ग्लूटस मैक्सिमस से दो एक्सट्रीम्स की एक्सटेंशन को कवर करता है। लेकिन वो जो लास्ट वाली एक्सटेंशन है वो तो ज्यादातर हम करते ही नहीं है। ये वो करता है जो लंबा लीप करेगा, या जो रनर्स होते हैं वो अपनी लेग को दूर तक लेके जाते हैं। इसलिए एक्सटेंशन का काम, ये दूर वाला जो बाद वाला एक्सटेंशन का लेट एक्सटेंशन जो होती है, एंड अर्लीस्ट एक्सटेंशन मींस इसके बीच में जो एक्सटेंशन है, दिस इज द वर्क ऑफ हैमस्ट्रिंग्स। देखिए यहां से ये टेंडन रिफ्लेक्सेस है, ये नर्व में भी आएगा, लेकिन ये देख रहे हैं टेंडन रिफ्लेक्सेस में हम रिफ्लेक्स आर्क को देखना चाहते हैं। जैसे टेंडन पे टैप करेगा, टैप करेंगे और नजर आप डालेंगे अपने क्वाड्रिसेप्स पर। तो टेंडन को जैसे आप टैप करेंगे, इस तरीके से टैप करेंगे हैमर लिगामेंटम पटेली पर, और लिगामेंटम पटेली पे जब हैमर करेंगे तो उसके जो सेंसरी फाइबर्स होंगे
तो सेंसेशन यहां से जाएगी थ्रू दी सेंसरी नर्व्स, सेंसरी ब्रांच, और वो स्पाइनल कार्ड तक, और स्पाइनल कार्ड पर वो सेंसरी ब्रांच विल एक्चुअली बी ट्रेवलिंग थ्रू आर्ट। तो सेंसरी फाइबर किस में पड़े हुए होते हैं? फीमोरल नर्व में। और फीमोरल नर्व जाके स्पाइनल कार्ड पे स्ट्राइक करेगी, किस जगह पर? L2, 3 और 4 सेगमेंट्स पर। और वहां से मोटर न्यूरॉन्स होंगे, वो स्टिमुलस देंगे, और जैसे वो स्टिमुलस देंगे, आपकी ये मसल जिसका टेंडन टैप किया है आपने, वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसको हम कहते हैं यहाँ पर नी जर्क। तो दिस इज नी जर्क। तो नी जर्क जो है वो करने का मकसद क्या था? आपको L2, 3 एंड 4 सेगमेंट जो है लंबर के, उसकी इंटीग्रिटी आपको देखनी थी। तो रूट वैल्यू जो है फीमोरल नर्व का ये है। और ऐसा यहाँ पे भी करते हैं, इसको हम एंकल जर्क कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्लीज टेंडन। ये एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स जो है, यहाँ पर हम उस तरीके से करके टैप करते हैं। यहाँ पर हैमर टैप करेंगे तो क्या होगा? जैसे आप हैमर टैप करेंगे, नजर आप किस पे डालेंगे? गैस्ट्रोक्रीमियस पर, क्योंकि टेंडन टेंडोकैल्किनियस किन किन मसल से बनता है? डायरेक्ट सोलियस एंड गैस्ट्रोक्रीमियस पर। आप उस पर करके देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी कंट्रेक्शन आएगी, वो कंट्रेक्शन जिसकी वजह से क्या होगा? प्लैंटर फ्लेक्शन। तो आप देखेंगे कि एकदम से फुट आपका ऐसे नीचे जाएगा। और ये करने का मकसद ये है कि आप कौन सी सेगमेंट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि ये है टिबियल नर्व, और टिबियल नर्व का रूट वैल्यू यहाँ पर S1 है, S2। इसका मकसद ये है कि आप L2, 3 और 4 स्पाइनल कार्ड की सेगमेंट्स को अगर टेस्ट करना चाहें तो पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स, S1 एंड 2 सेगमेंट्स आप स्पाइनल कार्ड को चेक करना चाहें तो एक्लीज टेंडन रिफ्लेक्स। ये टिबियल नर्व के साथ, और ये आपका फीमोरल नर्व के साथ। ये दो टेंडन रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है अपर लोअर लिम्ब के अंदर। उसके बाद टीनोसाइनोवायर, जैसे ये कल मैंने आपको बताया था, ये खास तौर पे ये जो आप देख रहे हैं, ये टेंडन है। टीनो मीन्स टेंडन, साइनो मीन्स साइनोविल शीथ, ITS मीन्स इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टू टेंडन्स। आपको पता है कि ये इनकी कॉमन साइनोविल शीथ होती है शुरू में अंडर दी सुपीरियर पेरोनियल रेटिनाकुलम, एंड देन अंडर दी इंफीरियर पेरोनियल रेटिनाकुलम इनकी साइनोविल शीथ अलग अलग हो जाती है। तो ये कभी कभी इवन डिसलोकेट भी हो जाते हैं, और साथ साथ इनकी इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। और इस जगह पर आपको बिहाइंड द लेटरल मिलरस वहां पर पेन फील होगा, क्योंकि ये लेटरल मिलरस के बिहाइंड जाते हैं यहाँ पर यूजुअली। तो ये एनाटॉमी आपको जहन में होनी चाहिए कि इस जगह पर क्या होता है। तो ये पेरोनियल टेंडिनाइटिस हो रही है यहाँ पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रप्चर ऑफ, कभी कभी टीयर आ जाता है, कभी टीयर नहीं आता, कभी इस तरीके से रप्चर भी हो सकता है फ्रीक्वेंटली अकर से। खास तौर पे टेनिस प्लेयर लेग जो होती है ना, उमूमन जो टेनिस के प्लेयर होते हैं उमूमन, उनमें, क्योंकि वो टेनिस के प्लेयर उमूमन जो है ना भागते ज्यादा हैं, और उसके साथ साथ प्लेंटर फ्लेक्शन, जमीन पे जोर ज्यादा देना, इस किस्म की चीजें, तो एकदम से स्ट्रेच आता है। वो स्ट्रेच आने की वजह से अगर वायोलेंटली उन्होंने प्लेंटर फ्लेक्शन की तो कहीं यहां से ये टूट भी सकता है। और जैसे ये टूट जाएगा, आप समझ सकते हो कि प्लेंटर फ्लेक्शन होगी नहीं, एकदम से वो डार्सी फ्लेक्स हो जाएगा। और इस जगह पर आपको बाकायदा एक, क्योंकि ये कट गया तो ये देखिए ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप काफ रीजन में हाथ डालेंगे तो इसे ट्यूमर जैसा फील होगा। ये क्या है? ये गैस्ट्रोक्नीमस मसल की, क्योंकि अब यहां से जब ये टूटेगा तो यहां से ऐसे बल्कि इस तरीके से ट्यूमर जैसी स्वेलिंग आपको नजर आएगी ऑन द बैक ऑफ योर लेग। ये टेनिस के प्लेयर्स में खास तौर पे, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी भेजा था किसी यूनिवर्सिटी से, तो इसी तरीके से टेनिस प्लेयर, और इस तरीके से अब बोला था कि भाई क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, किस चीज में अब उसको पेन फील होगा, या पेन फील होगा उसको प्लेंटर फ्लेक्शन के टाइम पर, क्योंकि टेनिस प्लेयर में ज्यादातर प्रॉब्लम किधर हो रहा है? टेंडोकैल्किनियस में। और टेंडोकैल्किनियस आपको पता है कि ये पावरफुल प्लेंटर फ्लेक्सर है। उसके बाद देखिए प्लेंटर स्टेंडन, ये देखें आप यहाँ पे, ये लेटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोक्नीमियस और मिडिल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मिला के मतलब बनाते हैं एक्लीज टेंडन, उसमें इंक्लूड हो जाता है सोलियस भी। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस के कोई 2-4% फाइबर्स गैस्ट्रोक्नीमियस से हटके एक अपनी अलग ही मसल बना लेते हैं। वैसे हैं वो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस का हिस्सा, उसकी कोई सेपरेट नर्व सप्लाई भी नहीं है, उसको ट्विक्स मिलते हैं कहां से? नर्व टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। तो नर्व टू द लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस विल गिव सम फाइबर्स टू द दिस सेपरेट मसल आल्सो। ये कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं भी होता। नहीं होगा तो ये किसमें शामिल हो जाएगा? लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस में होगा। इसको हम कहते हैं प्लेंटेरिस। ये प्लेंटेरिस उमूमन ऑटोग्राफ्टिंग में इस्तेमाल होता है। कैसे? इसकी नर्व सप्लाई इंटेक्ट करके यहां से टेंडोकैल्किनियस के काट के इसको आप फ्रंट में लगा सकते हो, यानी डार्सम पे लगा सकते हो। आप बोले डार्सम पे मैं क्यों लगाऊंगा? डार्सम पे इसलिए लगा सकते हो क्योंकि अगर आपके किसी इंजरी में नेक ऑफ द फिबुला का फ्रैक्चर हो गया है, जिसकी वजह से कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो इंजर हो गई है, बल्कि कट गई है, तो आपके इंटीरियर लेटरल कंपार्टमेंट के मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे। अगर वो पैरालाइज हो गए तो आप देखिए आपका डार्सी फ्लेक्शन हो नहीं पाएगा। वैसे तो एवर्जन भी नहीं हो पाएगा, लेकिन डार्सी फ्लेक्शन मेजर काम है, क्योंकि पीछे जितने भी आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो सारे इंटैक्ट हैं। तो वो सारे जब पुल करेंगे तो आपका फुट नीचे आ जाएगा, इसको फुट ड्रॉप कहते हैं।
अब फुट ड्रॉप जब यहाँ ऐसे होगा, तो आप जब वॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप पता है कि रिपीटेड प्लेंटर फ्लेक्शन कैसे कर सकते हो? प्लेंटर फ्लेक्शन देन डार्सी फ्लेक्शन देन प्लेंटर देन डार्सी। डार्सी फ्लेक्शन जब हो ही नहीं रही है तो एक दफा जब प्लेंटर फ्लेक्शन करेंगे तो ये आपकी जिंदगी की आखिरी प्लेंटर फ्लेक्शन है। तो पर आप जमीन को ऐसे पुश करके आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसका मकसद है कि डार्सी फ्लेक्सर्स बहुत जरूरी हैं इन वॉकिंग। ऐसे हालत में डार्सी फ्लेक्शन हो नहीं रही है क्योंकि आपकी कॉमन पेरोडियम मुकम्मल तौर पर डैमेज है। तो ऐसे हालत में हम डार्सी फ्लेक्शन को दोबारा रिस्टोर करने के लिए इन मसल से तो अब काम ले नहीं सकते, ये तो गए सारे, 4 एटीरियर कंपार्टमेंट के और 2 लेटर। एवर्जन का तो ठीक है, मसला नहीं है इतना, असल मसला है डॉर्सी फ्लेक्शन का। फिर हम क्या करते हैं, अपने इस लेग से कोई एक छोटा सा मसल किसी और कंपार्टमेंट्स में से ला के उसकी इंसर्शन को यहां से काट के उसको आगे आके फुट में अटैच कर देते हैं डार्सम पर। और इसके लिए बेस्ट मसल कौन सा है? ये मसल, दिस इज प्लांटेरिस। ये प्लांटेरिस नाम ही इसलिए पड़ा है इसको, इम्प्लांटेरिस यूं समझ लो कि इम्प्लांटेशन में काम आता है उसी बंदे के अंदर। तो ये क्या करेगा, जब आप कंट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्ट होगा तो पुल करेगा, क्योंकि आपने इसको डार्सम पे लगाया है इसलिए आप आराम से डार्सी फ्लेक्शन कर सकते हो। तो ये ऑटोग्राफ्टिंग में काम आता है ये मसल। और ऐसा ही मसल आपके अपर लिम्ब में मैंने बताया था, पामरिस लॉन्गस, ये भी ऑटोग्राफ्टिंग में काम आता है। दूसरा, इसको थोड़ा सा ज़हन में बनाएं, फीमोरल हर्निया हमने पहले की थी। ये स्वेलिंग आपको अपर पार्ट ऑफ थाई में नजर आती है। इस किस्म की और भी स्वेलिंग हो सकती हैं। नंबर 2 स्वेलिंग, और इसके अलावा ये जो स्वेलिंग यहां पर आपने देखी, जब आप पेशेंट को लेटाएंगे तो इसको आप जोर देके आप पीछे भेज दोगे तो रिड्यूस हो जाएगी, जैसे उठ के खड़ी हो जाएगी वो लेडी तो फिर हर्निया। यहां एक इस किस्म की और स्वेलिंग है। ये स्वेलिंग उमूमन एक, ये समझ लो कि ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इन वर्टिब्री में, लंबर वर्टिब्री में हो गया है इन्फेक्शन, खास तौर पे ट्यूबरकुलोसिस। टीबी वैसे लंग्स में होती है, लेकिन वो लंग से स्प्रेड होके, हेमेटोजेनस से स्प्रेड होके, ब्लड में से स्प्रेड होके किसी भी आर्गन में जाके फोकस हो सकती है। यहां फोकस हो गई है खासतौर पर कौन से आर्गन जहां ब्लड ज्यादा होता है, वर्टिब्रल कॉलम में ब्लड ज्यादा है, इस जगह पर यहां पर आके फोकस हो गई है और इस जगह पर इन्फेक्शन का फोकस है। कौन सी इन्फेक्शन? ट्यूबरकुलोसिस। वो जो पल्मोनरी थी अब बोन की हो गई, वो खासतौर पर किसकी? स्पाइन की, स्पाइन कार्ड की। इसको स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम यानी स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस को हम कहते हैं पॉट्स डिजीज। पॉट्स डिजीज मींस ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंबर स्पाइन। तो हम इसको कहते हैं पॉट्स, पॉट्स नाम है साइंटिस्ट का। ये टीबी स्पाइन है। कहां से स्प्रेड हुआ है? वैसे टीबी में, टीबी स्पाइन डायरेक्टली तो नहीं इसमें आ सकता है ना, स्प्रेड हुआ है लंग से। चलो वो तो हो गया। अब मसला ये है कि ये जो आपका सॉस मेजर मसल है, ये इलिकस है, इसका कॉमन टेंडन है इलियोसॉस, कहां लग जाता है? लेसर ट्रोकेंटर में। अब यहां से अगर पस इस जगह से और इस जगह से पस यहां से बहेगा, तो क्योंकि ये सॉस मेजर मसल है, इसके ऊपर फेशा चढ़ी हुई है उसकी मसल की फेशा, तो ये पस उस फेशा के डीपर होगा, यहां से फैलेगा नहीं। लेकिन क्योंकि सॉस मेजर मसल टेक्स ओरिजिन फ्रॉम दी साइड्स ऑफ T12, L1, L2, L3 एंड L4, और ये आपकी मसल बन गई है। तो ये जो इस वक्त फेशा चढ़ी हुई है, इसके नीचे पस होगी, तो पस उधर रहेगी या ट्रिकल डाउन करते हुए नीचे तक चली जाएगी। इसके ऊपर फेशा है, अब यहां से जो पस बहेगी तो वो जो फ्लूइड है पस का, वो यहां नहीं रुकेगा, वो इसके नीचे जाएगा। किसके? फेशा कवरिंग द सॉस मेजर मसल। वो ऐसे चलता जाएगा, एक जगह आके रुकेगा। कहां रुकेगा? जहां इंसर्शन है सॉस मेजर मसल की, और वो इंसर्शन किधर है? लेसर ट्रोकेंटर पर। लेकिन ये बात तो तय है कि लेसर ट्रोकेंटर नीचे है अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट, तो इसका मकसद है कि ये ट्रिकल डाउन करती हुई डीप टू द इंग्वाइनल लिगामेंट अलोंग द सॉस फेशा चलती कहां रुकेगी? जाके ये लेसर ट्रोकेंटर पर। माना सीधा सीधा बोलो कि फीमोरल ट्रायंगल में आ जाएगी, और इस जगह पे जहां पे स्वेलिंग जब हो जाएगी तो यहां बंप आ जाएगा। आपको शक होगा कि शायद ये फीमोरल हर्निया ना हो, ये फीमोरल हर्निया नहीं है, ये एक एब्सेस है। अगर आप उस थाई पे इस तरीके से हाथ रखें तो क्या ये एब्सेस जो है, क्या इसमें यहां इन्फ्लेमेशन होगी? नहीं, गड़बड़ उधर है, यहां थोड़ी है। ये तो बस बह के नीचे आया है। इन्फ्लेमेशन में वो पार्ट गर्म होता है, क्या ये गर्म होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फेक्शन उधर है, यहां नहीं है, यहां पस आ गया है सिर्फ। ऐसी एब्सेस को कहते हैं सॉस एब्सेस। दिस इज का सॉस एब्सेस।
तो सॉस एब्सेस जो है ये वाकई रियली एब्सेस है कि ये बेसिकली ऐसी ऐसी एब्सेस को अमूमन हम कहते हैं कोल्ड एब्सेस आल्सो, दीज आर कॉल्ड कोल्ड एब्सेस। कोल्ड क्यों है? क्योंकि जहां से पस आया है ये साइट ऑफ इन्फेक्शन ये नहीं है। तो बेलो एंड लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल यहां स्वेलिंग्स दो मिल सकती हैं, एक फीमोरल हर्निया और दूसरी हो सकता है सॉस एब्सेस। और सॉस एब्सेस के बारे में आपको जहन होना चाहिए कि ये एब्सेस बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम से आई। तो ऐसे पेशेंट के अंदर उमूमन आप वर्टिब्रल कॉलम का एक्सरे और इस किस्म की चीजें देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पर गड़बड़ है किधर। इसको हम सॉस एब्सेस कहते हैं। अब यहाँ फीमोरल रीजन में सिर्फ सॉस एब्सेस की स्वेलिंग नहीं, फीमोरल हर्निया की स्वेलिंग नहीं, दो स्वेलिंग और आएंगी जिसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करनी होगी, क्योंकि स्वेलिंग है, हर स्वेलिंग को हम फीमोरल हर्निया थोड़ी ना कहेंगे। जैसे ये है, आगे चल के आपको दिखाते हैं एक दो स्वेलिंग्स और भी यहाँ पर। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर दी सॉस एब्सेस। यहाँ से आएगा और इधर आके स्वेलिंग, तो यहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, तो उसको हम सॉस एब्सेस कहते हैं। दूसरा ग्रेसिलिस मसल आपको दिखाया मैंने लास्ट टाइम, शीट लाइक मसल होता है, बहुत ही थिन सा। किस रीजन का? मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ दी थाई का सबसे थिन मसल है यहाँ से। और ये थिन मसल यहाँ से आके टिबिया में लग जाता है और सार्टोरियस की तरह ही इवन फ्लेक्शन करता है। आपको पता है तीनों कंपार्टमेंट से एक एक मसल यहाँ आके लगता है, इसको गायरोप्स भी कहते हैं। इंटीरियर कंपार्टमेंट से सार्टोरियस, मीडियल से ग्रेसिलिस और पीछे से जो है बैक कंपार्टमेंट में से सेमीटेंडिनोसस। ये तीनों मसल जो है ये क्या करते हैं? फ्लेक्शन ऑफ द नी करते हैं। ये मसल थिन मसल है। इस थिन मसल्स को उमूमन रिलेटिवली एडक्टर कंपार्टमेंट का वीकर मेंबर है, नहीं होगा तो कोई मसला उतना है नहीं। इस मसल्स के फ्लैप को हटा के ये कभी कभी इस जगह पर फेस के मसल्स के रिप्लेसमेंट में इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। मसल फ्लैप जो है ना यहाँ पर लगा देते हैं। तो सर्जन उमूमन ट्रांसप्लांट करते हैं उसी बंदे का ग्रेसिलिस मसल काट के, कहा? फेशियल मसल की जगह पर, जहां पर फेशियल मसल का कोई प्रॉब्लम होगा। तो एडक्टर ग्रुप का, क्योंकि ये एक बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट मसल है, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसका कुछ हिस्सा जो है यहां से हम निकाल के ट्रांसप्लांट करके हम फेशियल मसल्स के अंदर, यानी इसकी ब्लड सप्लाई और ये सारी इंटेक्ट करके, ब्लड सप्लाई और इसकी नर्व सप्लाई इंटेक्ट रख के टुकड़े काट के यहां से हम फ्लैप डाल सकते हैं। तो मसल का फ्लैप फेस में लगाने के लिए जो मसल इस्तेमाल होता है ना, वो ग्रेसिलिस होता है। वजह दो, एक तो थिन है और दूसरा वीकेस्ट मेंबर है एडक्टर कंपार्टमेंट का। एडक्टर कंपार्टमेंट के और बहुत स्ट्रांग मसल्स हैं, इसलिए एडक्शन में कोई प्रॉब्लम करता नहीं है। नी को फ्लेक्स करता है तो नी के फ्लेक्सर हमारे पास वैसे भी बहुत है, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं हमारे पास, वो नी को फ्लेक्स करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंटली आपको कोई इतना डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे इसको फ्लैप लगा रहा है यहाँ पर, ये मसल जो है यहाँ से निकाल के टुकड़ा, ये इस जगह पे ये टुकड़ा निकाला ग्रेसिलिस का कट करके और इसको यहाँ पर फ्लैप कर रहा है। प्लेसमेंट ऑफ ग्रेसिलिस मसल इन दी फ्री फ्लैप प्रोसीजर है ये। ग्रेसिलिस मसल ये सुचर कर देगा यहाँ पर, खासतौर पे फेस के मसल्स में यहाँ पर। दूसरा ये वर्ड है जिसको कहते हैं ग्रोइन पुल। ग्रोइन एक्चुअली कहते हैं इंग्वानल रीजन को। इस जगह से पुल होकर अगर आपको पेन होता है फ्रंट में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली या तो एडक्टर मसल्स के पुलिंग की वजह से या फिर फ्लेक्सर्स जो आपके लेसर ट्रोकेंडर पे लगे हुए हैं इलियोसॉस की वजह से, इसको हम ग्रोइन पुल कहते हैं। दिस इज द ग्रोइन पुल। तो ग्रोइन पुल ये यहां से बेसिकली दो टाइप्स के मसल्स, यानी दो ग्रुप्स मसल्स के, या तो ये जो ऊपर से आ रहा है कौन सा, इलियोसॉस पेक्टिनस, यहां से इलियोसॉस, या फिर एडक्टर। तो एडक्टर्स और इनके मसल्स की स्ट्रेन को खिंचाव आ जाए इसके अंदर, जिसमें आपने ज्यादा खींच के आपने इतनी तरीके से एबडक्शन की है या पीछे एक्सटेंशन की है, तो इसमें पुल आ जाता है। पुल की वजह से टीयर आ सकता है। तो इसको हम इम्यून कहते हैं दी ग्रोइन पुल। दिस इज कॉल्ड द ग्रोइन पुल। जैसे ना हैमस्ट्रिंग पुल था, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन, तो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रेन हियर। ये स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है ये ग्रोइन इंजरीज। जो एडक्टर लंगस की इंजरी मैंने कल ही बताई थी आपको, और इसके अंदर इवन जो टेंडन ऑफ ओरिजिन है इसके अंदर बोन क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं राइडर्स बोन। तो राइडर्स बोन बेसिकली इज द ऑसिफाइड पार्ट ऑफ द टेंडन ऑफ ओरिजिन ऑफ एडक्टर लॉन्गस। कि जिस तरीके से हम पाइलियन राइडिंग करते हैं या जिस तरीके से जॉकी बैठता है वो राइडर, तो इस जगह पर बाकायदा वो सीट पर प्रेशर यहां होता है। और अगर वो हैबिचुअल है फॉर एग्जाम्पल राइडर, तो ये आस्ता आस्ता 2 4 5 8 सालों के अंदर उसके अंदर फ्रिक्शन होते 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 वो टेंडन जो होगा वो कैल्सिफाई हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द राइडर्स बोन। हैमस्ट्रिंग इंजरी मैंने बताया, ये इस किस्म की अगर आप देखेंगे, इस किस्म की अगर आप बहुत ही सडनली आप इस तरीके से किकिंग करते हैं ना यहाँ पर, तो ये से स्ट्रेच आ जाता है।
तो स्ट्रेच आने से यहाँ से देखेंगे ये टूट सकता है, टूट भी सकता है, टीयर भी आ सकता है। इसको हम हैमस्ट्रिंग पुल कहते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी। ये खास तौर पे स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत, ये खास तौर पर जो रनिंग और क्विक किकिंग जो करते हैं ना लोग, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये हैमस्ट्रिंग पुल है, और हैमस्ट्रिंग पुल जिसको होगा वो वॉक नहीं कर सकेगा। आप बैठे हुए हैं, बैठे होके खड़े हो जाएंगे क्योंकि ग्लूटस मैक्सिमस कर लेगा। उसके बाद आप 2 कदम भी आगे चलेंगे ना, थोड़ी सी एक्सटेंशन होगी तो हैमस्ट्रिंग पुल आएगा, हैमस्ट्रिंग आपको पुल करेगा तो होगा। और क्योंकि उसमें इन्फ्लेमेशन है, वहां टियर है, तो आप 1 कदम भी आगे चलेंगे तो एकदम से आपको पेन होगा। तो हैमस्ट्रिंग पुल के लिए फिर आप 6-8 हफ्ते यूं समझ लो, स्पोर्ट्स इंजरी में 6-8 हफ्ते अप ग्राउंड हो जाएगा ये, फिर रेस्ट में चला जाएगा। हैमस्ट्रिंग पुल खास तौर पे देखिए क्रिकेट में, फुटबॉल में, इन गेम्स में बहुत होती है, इसका भी हैमस्ट्रिंग है। अब ये देखिए टिबियस एंटीरियर मसल, आपने ये देखा है टिबियस एंटीरियर मसल। अगर आप अपना फील करें, देखिए एंटीरियर बॉर्डर ऑफ दी टिबिया है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ टिबिया के बाद ये मीडियल सरफेस है जिसपे कोई मसल अटैच नहीं होता, लेकिन लेटरल साइड पर देखेंगे ये मसल अटैच है, ये टिबियस एंटीरियर है। किस पे अटैच है? टिबिया पे, टिबिया के लेटरल सरफेस पे। ये टिबिया के लेटरल सरफेस पे अटैच है, और आपको पता है कि ये इन्वर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन करता है। अगर ये वायलेंटली पुल हो गया ना, यहाँ पे इसे खींचा, इसको ऐसे खींचेगा, तो क्योंकि ये टिबिया पे अटैच है इधर, तो आस्ते आस्ते खींच के टिबिया के उस लेटरल सरफेस पर लगे हुए पेरियोस्टियम को ऐसे पुल कर लेगा, तो पेरियोस्टियम वहां से थोड़ा सा उखड़ जाएगा। दिस इज अटैच विद द ऊपर 2/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द टिबिया, तो पेरियोस्टियम ऐसे खिंच जाएगा, सब पेरियोस्टियल हेमरेज हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है पेरियोस्टियम इज हाईली वेस्कुलर, हाईली सेंसिटिव। तो वहां पर तो ये आस्ते आस्ते ट्रामा होते 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 इस जगह पर, इसको यूजुअली हम कहते हैं टिबियस एंटीरियर स्ट्रेन, या इसको हम शिन स्प्लिंट्स भी कहते हैं। स्प्लिंट मींस वहां पर ये थोड़ा सा टुकड़ा उड़ गया ऐसे, जैसे ना कुछ किसी दीवार पे हो, दीवार पे वॉलपेपर थोड़ा सा उखड़ जाए, तो उस वॉलपेपर के उखड़ने की वजह से नीचे जो होगा, क्या यहाँ वॉलपेपर नहीं है, यहाँ पेरियोस्टियम है, तो उसके नीचे ब्लड सप्लाई होगी तो हेमरेज हो जाएगी, और एकदम से पेन भी शुरू हो जाएगा। तो इसको हम टिबियस एंटीरियर स्प्लिंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टिबियस एंटीरियर स्प्लिंट। तो ये टीयर हो जाता है, स्मॉल टीयर्स इसके नीचे, इसको हम शिन स्प्लिंट्स भी कहते हैं। तो शिन स्प्लिंट्स बेसिकली क्या है? दिस इज एक्चुअली दी स्प्लिंट आर दी रप्चर और रिमूवल ऑफ द पेरियोस्टियम एट द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द टिबियस एंटीरियर मसल। इसको हम शिन स्प्लिंट्स कहते हैं। बहुत ही सीवियर पेनफुल होगा, इसको फिर रेस्ट लगा के फिर इस ट्रॉमेटिक इंजरी को रिपेयर किया जाएगा। फिर दूसरा है गैस्ट्रोक्नीमियस स्ट्रेन, जो मैंने आपको बताया, ये टेनिस लेग जिसको हम उमूमन कहते हैं। देखिए जैसे जितना प्लेंटर फ्लेक्स किया, ऐसे जैसे आया तो यहाँ कट आ गया, टीयर आ गया, टीयर आ गया एकदम से आपको काफ मसल्स के अंदर। तो ये तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कि टेनिस लेग अगर है, ये टेनिस प्लेयर है, उसको इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया है, कौन सी मूवमेंट में इसको पेन होगा। पूछना है चाह रहा होगा कि टेनिस लेग वाले पेशेंट के अंदर उमूमन कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है? गैस्ट्रोक्नीमियस इन्वॉल्व होता है। और गैस्ट्रोक्नीमियस इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, किस मूवमेंट में उसको तकलीफ होगी? प्लेंटर फ्लेक्शन में, क्योंकि आपको पता है कि ये इस जगह पर मौजूद मिलता है आपको। ये देखो माइक्रो टीयर्स है, छोटे छोटे थोड़े थोड़े टीयर्स होके इस जगह पर इसको पेन होगा बहुत ज्यादा। उसके बाद देखें, जैसे आप आर्टरियों में जाओगे तो आर्टरियां आपको उमूमन उनकी जनरल एक एनाटॉमी करनी होती है आपको, कि खास तौर पे आर्टरियां स्टार्ट किधर से हो रही हैं, खत्म किधर हो रही हैं, उस बीच में क्या इंपॉर्टेंट कोर्स है, किस किस स्पेस के अंदर वो कंटेंट्स बनी, उसकी ब्रांचेस कैसे है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उसमें से फीमोरल आर्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। आप आगे चलें तो फीमोरल आर्टरी से भी मेरा ख्याल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी जो वो मेजर ब्रांच, इसका नाम है प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। प्रोफंडा डीप को कहते हैं, प्रोफाउंड, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। फिर आप ग्लूटल रीजन में जाएं तो सुपीरियर ग्लूटल, फिर इसके नीचे इन्फीरियर ग्लूटल। इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि वो एनास्टोमोसिस में कंट्रीब्यूट करती है, ये इन्फीरियर ग्लूटल है। फिर आप देखें कि ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस, प्रोफंडा फीमोरस की एक है लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल, एक है मीडियल सर्कमफ्लेक्स। इन दोनों की असेंडिंग ब्रांचेस जो हैं ये पहुंच जाती है यहाँ पर ट्रोकेंटेरिक फोसा पे। ट्रोकेंटेरिक फोसा जो आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर के अंदर जो डिप्रेशन होती है उसको हम कहते हैं ट्रोकेंटेरिक फोसा, उस पर ये दोनों असेंडिंग ब्रांचेस भी पहुंचती हैं, और साथ में सुपीरियर ग्लूटल की एक डिसेंडिंग ब्रांच भी यहाँ आके पहुंचती है। ये इस जगह पर एनास्टोमोस बनाती है। ये एनास्टोमोस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी नीचे, दो ट्रांसवर्स ब्रांचेस इसकी, और एक असेंडिंग ब्रांच जो है जिसको हम कहते हैं प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी की जो परफोरेटिंग ब्रांचेस होती हैं, उसकी जो टॉप परफोरेटिंग फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी उसकी असेंडिंग ब्रांच, ये चार ब्रांचेस जहां लेसर ट्रोकेंटर पे आके मिलती हैं तो बन जाता है क्रूशिएट एनास्टोमस। तो ये एनास्टोमस बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये
ट्रोकेंटेरिक वाला, क्योंकि ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोस जो है ये दरअसल इसकी ब्रांचेस जाती हैं अंदर, देखो मैं लास्ट टाइम बताया भी था आपको, बोन में इसकी ब्रांचेस अंदर जाती है इंट्रा कैप्सुलरली अंडर द कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट, ऑफ द हिप जॉइंट, और सप्लाई करती है आपके नेक और हेड को थ्रू आउट लाइफ। ये इसका मकसद ये हो गया कि अगर नेक यहां से फ्रैक्चर हो गया इंट्रा कैप्सुलरली तो ये आर्टरियां रप्चर हो जाती है, इसको रेटिनाकुलर ब्रांचेस कहते हैं। तो ये किधर से आती हैं? ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोस से, और वहां सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है किसका? मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल का, थोड़ा सा लेटरल का भी और कुछ ग्लूटल का भी। ये कोलेटरल सर्कुलेशन भी बन जाती है कि अगर कभी फीमोरल पे दबाव आ जाए तो सप्लाई ऊपर से आ सकती है, क्योंकि फीमोरल पे अगर दबाव बहुत ही प्रॉक्सिमली आ गया तो फीमोरल की ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ हो जाएगी और प्रोफंडा की भी कट ऑफ हो जाएगी। तो फिर नीचे और कहां से हम ब्लड सप्लाई लेंगे? ग्लूटल साइड से, और ग्लूटल साइड से कौन आता है? सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटल, ये कोलेटरल सर्कुलेशन भी है। तो ये क्रूशिएट एनास्टोमोस है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, 4 ब्रांचेस आके मिलेगी इधर, और वो ट्रैकोटेरिक एनास्टोमोस था। उसके बाद ये पॉप्लिटल आर्टरी है, इसकी पल्सेशन वगैरह इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे पॉप्लिटल आर्टरी के बाद 2 आर्टरियां होंगी, एक फ्रंट में आ जाएगी तो ये है हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और इसी को कंटिन्यू करोगे तो डार्सल स्पीडिस, डार्सल स्पीडिस की पल्सेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है उमन। और ऐसा ही पीछे की तरफ जाओ, ये देखें यहां से ये एंटीरियर टिबियल है, और जैसे ये फुट में आ गई तो उसका नाम डार्सल स्पीडिस आर्टरी पड़ गया। और ये पोस्टीरियर टिबियल है, वो पोस्टीरियर टिबियल की एक बड़ी मशहूर ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं पेरोनियल आर्टरी, दिस इज द पेरोनियल आर्टरी। The largest branch of your posterior tibial is the peroneal artery. This one. ये ऐसे ही मेजर ब्रांच है, जैसे फीमोरल की ब्रांच थी प्रोफंडा फीमोरस, वैसे इसकी ब्रांच है यहाँ पर द पेरोनियल। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो फिर आपको फुट पे मिलेगी लेटरल और मिडल प्लेंटर। देखिए ये जो लेटरल प्लेंटर है ये यहाँ बना देगी प्लेंटर आर्च, ये प्लेंटर आर्च जैसे हैंड में होती है सुपरफिशियल एंड डीप पामर आर्चेस, यहां पर सिर्फ एक ही होती है, दिस इज पामर आर्च, इसको हम कहते ही हैं पामर आर्च, सॉरी प्लेंटर आर्च। अब देखिए यहां से फीमोरल आर्टरी की पल्सेशन, क्योंकि ये आर्टरियां इंपॉर्टेंट हैं, फीमोरल आर्टरी को हम कैन्युलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फीमोरल आर्टरी से हम नीडल डाल के अंदर सिरिंज डाल के वहां से ब्लड का सैंपल ले सकते हैं फॉर दी आर्टीरियल ब्लड गैसेस। जैसे पेशेंट के अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम है, पेशेंट कोमा में है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड का सैंपल लेते हैं आर्टरीज से, और आर्टरी से हम ब्लड का सैंपल लेने के लिए जो चूज करते हैं वो ज्यादातर फीमोरल आर्टरी होती है, या फीमोरल आर्टरी के थ्रू यहां से आप जाके एओर्टा तक पहुंचना चाहते हैं, हार्ट तक कैन्युला डाल के, तो उसके लिए भी ज्यादा बेटर आर्टरी कौन सी है? फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी तब होगी जब आप पल्स फील करेंगे ना उसकी। हमें पता है कि जो पॉइंट होती है जहां से वो फीमोरल आर्टरी एक्सटर्नल के लिए एक आर्टरी फीमोरल आर्टरी बनती है, वो होती है मिड-इंग्वाइनल पॉइंट। तो आप इसका मकसद है कि मिड-इंग्वाइनल पॉइंट पे उसकी पल्स फील करेंगे। कभी कभी आपको फीमोरल आर्टरी चाहिए होती है, कभी आपको वेन चाहिए होती है। वेन तो आप फील ही नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप आर्टरी को फील करें, उसके थोड़ा सा मीडियली आपको वेन मिलेगी। तो इसका मकसद है कि वेन तक पहुंचने के लिए भी आपकी आर्टरी की पल्सेशन को इस्तेमाल करते हैं, और उस जगह से हम कैन्युलेशन करते हैं। तो इसका मकसद है कि इसकी पल्सेशन की फीलिंग कहां होगी आपको? ये होगी मिड-इंग्वाइनल पॉइंट से फ्यू मिलीमीटर या फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो, इस जगह पर, समझ गए? तो जहां उसको पल्स फील कर सकते हैं। तो 3-4 आर्टरियां हैं जिसकी लोअर लिम्ब में पल्स फील की जाती है, बल्कि 4, एक ये फीमोरल, एक पॉप्लिटल, एक पोस्टीरियर टिबियल और एक डॉर्सल स्पीडिस। इन 4 आर्टरियों की पल्स उस एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि नीचे 5 चीजें लिखी होंगी, आप सिर्फ वो करेंगे जो ऑफिशियल पॉइंट है उसकी। तो आप कह सकते हो कि बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द लेवल ऑफ मिड इंग्वाइनल पॉइंट, उस जगह पर आपको पल्स फील होगी, और वहां से आप कैन्युला भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ से कैन्युला डाल रहा है। अब इसमें जो कैन्युला डालेंगे तो कहां जाएगा? एक्सटर्नल एक में। एक्सटर्नल एक रास्ते में ज्वाइन कर लेगी किसको? इंटरनल एक को। तो बन जाएगी क्या? कॉमन एक। 2 कॉमन एक जुड़ गई तो बन जाएगी एओर्टा। एओर्टा को चलाते रहेंगे तो पहले एब्डोमिनल एओर्टा, बाद में थोड़े से एओर्टा, फिर थोड़े से एओर्टा से टर्न करेंगे तो आर्च, फिर उससे कैथेटर और टर्न करेगा तो सुपीरियर आपका असेंडिंग एओर्टा, और असेंडिंग एओर्टा से निकलती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरीज। तो आप वहां कहां पहुंच जाएंगे? कोरोनरी आर्टरीज के बिगिनिंग्स तक, और उधर आप डाई डाल देंगे अंदर तो कोरोनरी आर्टरी में अंदर चली जाएगी, और आप वहां से स्कैन करके फोटो ले लोगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप रेडियो पे डाई डालिए, वैसे तो आर्टरी आपको थोड़ी नजर आएगी एक्सरे में, अब डाई डालिए आपने कंट्रास्ट, तो आप अब देखेंगे तो आपको विजुअलाइज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी। यहां से हमें पता चलेगा कि वो आर्टरी किस जगह पर ब्लॉक है। सारी आर्टरी में डाई चली जाएगी और आप उसका इमेज देख सकते हो, हमें पता चल जाएगा कौन सी आर्टरी किस जगह पर कितनी % ब्लॉक है।
और उसको लेके फिर हम पैनल बिठाएंगे और हम जज कर लेंगे कि इसका क्या करना है, इसमें स्टेंट डालना है कि इसके अंदर बाईपास सर्जरी करनी है कि क्या करना है। ये समझ, इसके लिए ये फीमोरल आर्टरी की कैन्युलेशन यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैन्युलेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी आल्सो। ये है पल्स फील करते हैं, पेशेंट को लेटाया, एक्सटेंडेड हालत में खड़े हो गए आप करेंगे, पल्स फील नहीं होगी। आप क्या करेंगे, एकदम से फ्लेक्स किया उसका नी, और नी को फ्लेक्स करके आप उसके पीछे ऐसे दो, 3 फिंगर एक साइड से, 3 फिंगर दूसरी साइड से आप बीच में ऐसे डालेंगे। तो फ्लेक्शन की हालत में आप देखेंगे कि ये अगेंस्ट द टिबिया आपको, खास तौर पे लोअर पोर्शन पर हम करते हैं, क्योंकि लोअर पोर्शन जो होगा जस्ट प्रेस करेंगे अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द टिबिया, क्योंकि आपको पता है कि ये आर्टरी लेटी हुई होती है किस पे, पॉप्लिटस मसल पे। लोअर पार्ट ऑफ दी फ्लोर ऑफ पॉप्लिटस फोसा कौन बनाता है, पॉप्लिटस मसल। तो उसके अगेंस्ट आप उसकी पल्सेशन फील कर सकते हो। तो दिस पल्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोनों साइडों से आप पल्स फील करोगे और जिस साइड की पल्स वीक होगी उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन है किधर, इससे प्रॉक्सिमल, यानी फीमोरल आर्टरी कहीं ना कहीं ब्लॉक है। पॉप्लिटल आर्टरी और दोनों साइड की पॉप्लिटल आर्टरी जब आप फील करोगे और एक की पल्स होगी स्ट्रांग, दूसरे की होगी वीक, तो इससे क्या अंदाजा होगा, इसका अंदाजा ये होगा कि प्रॉक्सिमली किधर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन किधर होगी, इससे पहले क्या होता है, फीमोरल आर्टरी। तो देयर मस्ट बी सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द फीमोरल आर्टरी। तो ये फीमोरल आर्टरी, तो इसको पॉप्लिटल आर्टरी की पल्स के लिए जो बेटर जगह होती है वो अपर हाफ ऑफ पॉप्लिटल फोसा नहीं, लोअर हाफ। पल्स को किस तरीके से फील करेंगे और अगर इसकी पल्स वीक है तो हमें क्या अंदाजा होगा कि क्या होगा, ये चीज आप यहां पे देख सकते हो। दूसरा होता है ये देख रहे हैं, ये डायलेशन, ये डायलिटेशन जो है इसको एन्यूरिज्म्स कहते हैं। लोकलाइज्ड डायलिटेशन ऑफ द वॉल ऑफ एनी आर्टरी इज कॉल्ड एन्यूरिज्म, ये एन्यूरिज्म है। तो दिस इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। अब ये जो एन्यूरिज्म है, अगर ये इनलार्ज हो गया तो ये प्रेशराइज करेगा यहां के कंटेंट्स को। अगर इसके साथ सोई हुई है वेन, तो वेन थिन वॉल्ड होती है तो वो दब जाएगी, वो दब गई तो रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा तो लेग की स्वेलिंग। मामला इससे भी भरा तो और अगर प्रेशर दिया तो इधर होती है हमारी टिबियल नर्व, यहां कौन होगा, टिबियल नर्व, क्योंकि हमें पता है ना कि ये इस जगह से शियाटिक के दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक ये जो लेटरल साइड से चली गई कॉमन पेरोनियल, और जो सीधी निकल आई वो टिबियल। तो ये एन्यूरिज्म किसको दबा सकता है, टिबियल को। अगर टिबियल को दबाएगा तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सारे मसल्स आपके पैरालाइज हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। तो यू कैन हैव एक्चुअली द वीकनेस आल्सो, और वीकनेस हो जाएगी तो आप प्लेंटर फ्लेक्शन नहीं कर सकोगे, तो आपकी प्लेंटर फ्लेक्शन नहीं हो पाएगी। डॉर्सिफ्लेक्शन हो सकती है, प्लेंटर फ्लेक्शन आपकी होगी नहीं। और उसके अलावा जो सेंसेशन है खास तौर पे, वो भी आपकी पूरी टिबियल की सेंसेशन का पूरा एरिया देख लेंगे, वहां की सेंसेशन भी इवन अफेक्टेड होगी। तो एन्यूरिज्म कैन हैव अ प्रॉब्लम विथ, तो अब पूछना ये होगा इसको कि एन्यूरिज्म अगर समझते हो पॉप्लिटल आर्टरी का एन्यूरिज्म है, तो तुम्हें एनाटॉमी आती होगी कि इस जगह पर कौन सी नर्व अफेक्ट हो सकती है, तो हमें ये अंदाजा होगा कि इस जगह पर कौन सी नर्व होती है और उस नर्व की क्या फंक्शंस होती हैं, तो वो फंक्शंस डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज हेमरेज। और यहां से अगर हेमरेज हो गई तो पॉप्लिटल आर्टरी का सिर्फ एन्यूरिज्म नहीं है, पॉप्लिटल आर्टरी की हेमरेज भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको जॉइंट में बताया था कि अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो गई नी जॉइंट की तो पीछे ये आर्टरी बैठी हुई है, ऐसे फ्रैक्चर होगा इसका। तो इस तरीके से ये देखिए, अगर टिबिया आपका पीछे की तरफ आ गया, या इवन फीमर जो है वो पीछे की तरफ आ गया, या टिबिया पीछे की तरफ आ गया, तो ये बिल्कुल टच कर रही है आपके पॉप्लिटल फोसा में। वो जब टच कर रही है तो ये आर्टरी रप्चर होगी, मैसिव ब्लीडिंग होगी यहाँ पर जो आप इस जगह पे देख रहे हो। तो इस पॉप्लिटल हेमरेज, खास तौर पे पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द टिबिया और द पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द फीमर। तो पीछे स्ट्रेच आएगा तो वो टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो जहां पर आप देखें कि ये बहुत ही खतरनाक हेमरेज शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि ये साथ पड़ी हुई होती हैं आर्टरी और वेन। आपको पता है ना कि वेन क्रॉस करती है आर्टरी को, और जब ये क्रॉस करती है आर्टरी को तो कुछ डिजीजेस में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि ये यहां से फिक्स होते होते इनके वाल के बीच में कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। इनको हम कहते हैं आर्टेरियोवेनस फिस्टुला। अगर ये शिफ्ट हो गया इस तरीके से, तो आपको पता है आर्टरी में तो प्रेशर जो है मिनिमम प्रेशर ही 80 होता है, तो वो सारा ब्लड जो होगा वेन्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वेन के अंदर इतना प्रेशर होता नहीं। और वेन के अंदर आ जाएगा तो आपको पता है कि वो सारा ब्लड उसमें जब जाएगा तो इट विल हैव एक्चुअली स्वेलिंग ऑफ द लेग आल्सो। तो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हो सकता है यहाँ पर। तो आर्टेरियोवेनस फिस्टुला इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर पॉपुलेशन। जहां पर भी आर्टरियां बहुत ही क्लोज होती हैं आपस में, वहां आर्टेरियोवेनस फिस्टुला के चांसेस हो सकते हैं। दूसरा, आप इस चीज पर नजर डालें, ये देखें, ये इस जगह से आर्टरी को काट के ये दिखा रहा है कि ये नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है। ये आप देखिए ल्यूमन आधे से भी कम रह गया है,
इसके अंदर क्या हुआ, ये टाइम के साथ आस्ता आस्ता इसके अंदर डैमेज हुआ है, और डैमेज से ये कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीजें यहाँ अंदर जमा हो गई हैं, और ये ल्यूमन, ये वाल हो गई है इतनी थिक। इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होती है। और ये एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूमन नेरो हो जाएगा। ये ऑक्लूसिव डिजीजेज होती हैं, पेरिफेरल ऑक्लूजन। ये गड़बड़ सिर्फ यहाँ नहीं होती है, ये गड़बड़ और जगहों पे भी हो रही होगी, जैसे कोरोनरी आर्टरीज में भी यही हाल होता है, ऐसा ही हाल फिर सेरिब्रल आर्टरीज में भी होता है। वहां गड़बड़ होगी क्या, वहां गड़बड़ होगी स्ट्रोक, एक्यूट अगर हो गया तो। यहां होगा हार्ट अटैक, मायोकार्ड इंफार्क्शन। यहां क्या होगा, यहां अभी आर्टरियां खुली तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल इसके अंदर ल्यूमन जो है 50% से ज्यादा ब्लॉक है। जैसे वॉक करेगा उसको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी नहीं, तो आपकी लेग के अंदर जो टिश्यू है जैसे मसल्स वगैरह हैं, उसके अंदर अब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होगी। और जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ज्यादा होगी तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से उसके होते हैं रिसेप्टर्स, तो आपको पेन फील होता है। तो आप अगर 400-500 फुट तक अगर चलेंगे तो एकदम से आपको टांगों में पेन फील होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे ही जैसे एंजाइना होता है, तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, पेन सबसाइड हो जाएगा, फिर आप चलेंगे। फिर हमें पता है कि हम इतना दूर जाएंगे तो फिर हमें पेन होगा। इस चीज को हम कहते हैं इंटरमिटेंट क्लाडिकेशन। तो दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट क्लाडिकेशन। तो ये इंटरमिटेंट क्लाडिकेशन जो है ये रेस्ट करने से खत्म हो जाए। जैसे चेस्ट का पेन है, आप 2 सीढ़ियां चढ़ते हो, पता होता है आपको छाती में पेन होगा, तो चेस्ट पेन, फिर आप क्या करते हैं, बैठ जाते हैं 5 मिनट, पेन खत्म हो जाता है, फिर चढ़ते हैं। तो इसलिए लोगों को पता होता है, जिनको ये डिजीज होती है उनको पता होता है कि मैं अगर इतना जाऊंगा तो मुझे पेन होगा, तो वो कोशिश करके उससे कम डिस्टेंस तय करके बैठते हैं, पहले सांस लेते हैं, थोड़ा रेस्ट करके फिर चलते हैं। मुझे पता है 2 सीढ़ियों चढ़ने से मुझे चेस्ट पेन होता है, तो मैं 1 सीढ़ी चढ़ूंगा, उसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। उसके बाद ये इस किस्म की एंजाइना को हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो यहां पर भी ये इंटरमिटेंट क्लाडिकेशन है, जस्ट लाइक एंजाइना, ये भी इस्कीमिक पेन है। अब करना क्या है, ये तो आप यहां से निकाल नहीं सकते, ये तो अब जम गया इधर। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए मस्कुलेचर देख रहे हो, उसका स्मूथ मसल है, जाहिर है इसको ब्लड सप्लाई है, और इसको नर्व सप्लाई है। और नर्व सप्लाई कहां से होगी, क्या वॉलंटरी के इनवॉलंटरी, ऑटोनॉमिक नर्व्स। और आपको पता है कि पेरिफेरली लिम्स वगैरह में पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम नहीं जाता है, सिंपैथेटिक जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम यहां भी बताया था, अपर लिम में भी और यहाँ लोअर लिम में भी ऐसा हो सकता है, तो यकीनन ऐसा ही होता है। तो इसको नर्व सप्लाई किधर से मिलती है, ऑटोनॉमिक नर्व से। अब वो ऑटोनॉमिक नर्व्स आती किधर से हैं, आपने को पहले दिखाया था मैंने लास्ट टाइम अपर लिम के अंदर। अब लोअर लिम के अंदर देखो, ये आपका स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के अंदर जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो शुरू होता है T1 से लेके L2 तक। ये इसके प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं। ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स से यहां से जो नर्व्स निकलती हैं आपकी, कौन सी नर्व निकलती, तो आपकी ये 8 नर्व्स हैं सर्वाइकल, ऐसी नीचे है नंबर 1 2 3 4 और सैक्रल्स। लेकिन ये वाली जो नर्व्स हैं 12 थोड़े से को 2 नंबर, ये जब बाहर निकलती हैं L2 L1 और इस तरीके से, ये आपका T12 T11 और ये T10, ये नर्व जब बाहर निकलती हैं तो इन नर्व्स के कंट्रास्ट में इनके साथ अपने पर्सनल फाइबर्स तो होते ही हैं, वॉलंटरी वाले, इनवॉलंटरी फाइबर्स भी होते हैं इनके अंदर। और इनवॉलंटरी माने कौन से, सिंपैथेटिक। उनकी सेल बॉडी कहां होगी, अंदर, इनमें भी होंगे, बाकी हमारा सिर्फ ये टारगेट है इस वक्त। ये प्री गैंग्लियनिक के सिंपैथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। अब ये प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर बाहर जाके क्या करेंगे, स्मूथ मसल्स को, या अगर हार्ट है तो उसको, या ग्लैंड्स को सप्लाई करेंगे। क्या ये इन ग्रीन कलर की ये नर्व्स है जो वॉलंटरी वाली, क्या इन्हीं के साथ जाएं और जैसे ये करते हैं सीधा जाके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे, या ये प्री गैंग्लियनिक पहले एक न्यूरॉन में जाएं और वो न्यूरॉन से जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जाए वो जाके स्मूथ मसल को कांटेक्ट करेगा। तो ये जो नर्व्स आपकी जाती है ना, जैसे ये है आपकी, ये सीधा स्केलेटल मसल पे, लेकिन ये ऐसा नहीं करती। ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के किस में रिले करते हैं, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में, और उससे जो पोस्ट गैंग्लियनिक निकलेंगे ये जा सकते हैं। ये गैंग्लियन जो है, ये गैंग्लियन क्योंकि ये L2 का गैंग्लियन है, ऐसा ही यहां पर L1 का है, ये है हमारा 12 का, ये और भी है।
तो गैंग्लियन सिर्फ L2 पर नहीं, 3 पर भी है, 4 पर भी, 5 पर भी, सेक्रल 1 2 3 4 5 ये भी। लेकिन इनको प्री गैंग्लियनिक सप्लाई नहीं है। ये समझ रहे हैं ना आप? ये है, ये गैंग्लियन है हमारा L1, ये है हमारा L2, लेकिन ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये S1 2 3 4 5। इनको तो प्री गैंग्लियनिक सप्लाई मिल गई, क्या इनको मिलेगी क्या? फिलहाल तो नहीं मिलेगी। तो इनकी जो प्री गैंग्लियनिक सप्लाई होती है, ये जो आप इस वक्त यहां पे देख रहे हो ना, ये अपने अपने गैंग्लियनों में गए हैं, और इनका पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कौन सी नर्व्स के साथ ट्रेवल करेंगे? जो नर्व्स यहां हैं, ये T10 11 12 L1 L2। लेकिन ये नर्व्स तो ऐसे जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स अपने गैंग्लियन में जाके यहां रिले न करके नीचे चले जाते हैं, और नीचे T11, ये जो T10 वाला है, नीचे जाके लंबर्स में जाके रिले करता है, L1 और L2 में, और 3 में, एंड 4 एंड 5 में, और यहां से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर निकलते हैं। इसका मकसद है कि तुम्हारी लंबर नर्व्स के साथ जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जाते हैं, इनकी सेल बॉडियां तो उनके गैंग्लियनों में हैं, लेकिन उनको प्री गैंग्लियनिक सप्लाई किधर से मिलती है? थोरेसिक से मिलती है। और ऐसा ही ये जो आपका L1 और L2 है, ये अपने L1 और L2 में जाता है, रिले नहीं करता, ये नीचे जाके सेक्रल्स में जाता है, ताकि यहां रिले करने के बाद नर्व्स निकले आपकी सेक्रल, और उनमें सिंपैथेटिक फाइबर्स मौजूद हो। कौन से? पोस्ट गैंग्लियनिक। इसका मकसद ये होगा कि आपकी सारी नर्व्स के अंदर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, लेकिन प्री गैंग्लियनिक सप्लाई तुम्हारी लोअर लिम्ब को कहां से मिलती है? इन पांचों से। ये पांचों अपने गैंग्लियनों में भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये जो थोरेसिक वाले हैं, ये लंबर्स में ज्यादा जाते हैं, और लंबर वाले जो हैं, ये सेक्रल में ज्यादा जाते हैं। और इससे अब निकलती हैं क्या? ये नर्व्स। वॉलंटरी तो निकलती ही होंगी, वो हम नहीं कर रहे हैं यहां पर, वो भी होंगी, साथ में ये इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी कौन सी? प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक? पोस्ट गैंग्लियनिक। अगर तुम्हारे फीमोरल नर्व और ऑब्ट्यूरेटर नर्व में वॉलंटरी फाइबर्स के अलावा मैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स भी डालूं, तो वो कौन से डालूंगा? लंबर वालों से उठते हुए कि सेक्रल वालों से उठते हुए? ठीक है ना? तो लंबर, क्योंकि उसका रूट वैल्यू जो है ऑब्ट्यूरेटर का और फीमोरल का L2 3 4 है। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये आपका L2 और L3 और ये 4, इसकी पोस्ट गैंग्लियनिक सप्लाई ऑब्ट्यूरेटर नर्व और फीमोरल नर्व के साथ इस तरीके से पहुंच जाएगी। अगर फीमोरल और ऑब्ट्यूरेटर के साथ पहुंच गई, तो तुम्हारी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी और फीमोरल आर्टरी को पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स मिल गए कि नहीं? और अगर मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उसके साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन यहां, तो आपकी फीमोरल आर्टरी और आपकी ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी को सिंपैथेटिक इनर्वेशन वो मिलती किधर से है? वो मिलती है आपको लंबर गैंग्लियनों से, लेकिन लंबर गैंग्लियनों को प्री गैंग्लियनिक कहां से मिलती है? थोरेसिक वालों से। जबकि आपकी ये जो बिहाइंड आर्टरियां हैं, पोस्टीरियर टिबियल और ये सब कुछ, ये कहां से लेती हैं? जैसे लेग की आर्टरियां हैं, एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल वगैरह, ये अपनी सिंपैथेटिक इनर्वेशन कहां से लेंगी? सेक्रल वालों से। और सेक्रल वालों से लेंगी तो उनके पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कौन सी नर्व के साथ ट्रेवल करते होंगे? शियाटिक के साथ। और शियाटिक वाले किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? कॉमन पेरोनियल नर्व में और टिबियल नर्व में। और कॉमन पेरोनियल नर्व के बाद किस में ट्रेवल करेंगे? डी पेरोनियल एंड सुपरफिशियल पेरोनियल। तो आपकी वो जो अभी दिखाई थी मैंने, एंटीरियर टिबियल आर्टरी या पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी या पॉप्लिटल आर्टरी, ये अपनी सिंपैथेटिक इनर्वेशन किधर से लेते हैं? सिंपैथेटिक इनर्वेशन लेंगे आपको वाया शियाटिक। तो शियाटिक से अगर लेंगे तो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कौन से गैंग्लिया से उठे हुए होंगे? सेक्रल से। भाई शियाटिक की रूट वैल्यू है ना, तो सेक्रल से। अगर ये सेक्रल से उठे हुए होंगे तो उसकी प्री गैंग्लियनिक सप्लाई किधर से आई होगी? लंबर 1 एंड 2 से। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर से ऐसे उतरते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे जो ये जो इस वक्त ब्लॉकेड है, ये जो ल्यूमन 50% बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि इस ल्यूमन को थोड़ा मैं वाइड करूं। तो मैं क्या करूंगा? इस स्मूथ मसल्स जो हैं, जो सिंपैथेटिक नर्वस सप्लाई से कंट्रैक्ट कर रहे हैं, उस सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई को मैं काट दूंगा। अब जब मैं इसको काट दूंगा तो ये वेजोडायलेट हो जाएगा। भाई दो रास्ते हैं ना इसको साफ करने के, या तो इसको इसको स्क्रैप करो, ये तो नहीं कर सकते आप इसको डायलेट करो। क्या करोगे? वेसल्स को डायलेट करा दो,
वेसल्स की नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक टोन से, उसकी कंट्रैक्शन की वजह से, नॉर्मल भी बैठे हुए हैं तब भी। अब आप क्या करें, उसको काट दें। अब काटना क्या बेहतर है, प्री गैंग्लियनिक से कि पोस्ट गैंग्लियनिक से? जाहिर पोस्ट गैंग्लियनिक से। और पोस्ट गैंग्लियनिक में कौन से, थोरेसिक वाले गैंग्लियन काटूं कि लंबर वाले काटूं? L1 एंड L2 काटूं यहां से, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऊपर वाले भी यहां से आते हैं। तो इसका मकसद है कि मैं अगर यहां से काट दूंगा लाइक दिस, तो मेरी पोस्ट गैंग्लियनिक सप्लाई जो है वो लोअर लिम्ब की चली जाएगी, और मेरी पोस्ट गैंग्लियनिक सप्लाई लोअर लिम्ब की चली गई तो मेरे वेसल्स जो है डायलेट हो जाएंगे, और यहाँ वेसल्स के डायलेट होने की वजह से अब मेरा ब्लड सप्लाई, हाँ ये और बात है कि इवन स्वेटिंग वगैरह भी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि लेग की जो स्वेटिंग होती है वो भी सिंपैथेटिक सप्लाई से जाती है। इसको हम कहते हैं यहाँ पर लंबर सिंपैथेक्टमी। तो लंबर सिंपैथेटिक मीन मैंने बताया कि लंबर जो गेंगलियान है ये हमें काटने पड़ते हैं यहाँ से, ताकि इसको डायलेट किया जा सके, अदरवाइज इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यहाँ से नहीं जाएगी। ये सिंपैथेटिक इनर्वेशन है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये लंबर सिंपैथेटिक कर रही है, जिसका लंबर, देखिए लंबर जो गेंगलियान है इन जगहों पर, जहां पर खास तौर पे ये जो मैंने बताया ना, ये ऑक्लूसिव डिजीज खास तौर पे जो अनकंट्रोल डायबिटीज होती है लॉन्ग टर्म बेसिस पर, ये इस तरीके से यहाँ पर, ये सिर्फ प्रॉब्लम उधर नहीं होता है, ये प्रॉब्लम इवन है, आप देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पेरिफेरल ऑक्लूजन ही नहीं होगी, हार्ट का मसला भी, ब्रेन का मसला भी हो सकता है, सारी आर्टरियां ब्लॉक हो सकती हैं। ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्सेशन फील कर रहा है कहां पर, देखिए आपका यहाँ मीडियल मेल्लस है, मीडियल मेल्लस के साथ यहाँ बैक में रन कर रहा है टेंडो कैल्किनियस, टेंडो कैल्किनियस का मीडियल एज, और उसके साथ साथ ये मीडियल मेल्युलस, इन दोनों की मिड पॉइंट पर, यहाँ पर बिहाइंड द मीडियल मेल्युलस अपनी 3 फिंगर रखेंगे ना आप, पल्स फील करेंगे आप, अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये हो रहा है, तो यहाँ पल्स फील कर, इसको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी पल्स फील कर रहे हैं। अगर इसकी पल्स, पॉप्लिटेल की पल्स ठीक थी, यहां इसकी पल्स वीक है, इसका मकसद यह है कि रास्ते में पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी उसमें गड़बड़ होगी, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, क्योंकि टिबियल की पल्स तो बिल्कुल ठीक थी, यहाँ पल्स है तो इसका मकसद रास्ते में कहीं ब्लॉक है, और रास्ते में ब्लॉक हुए तो या तो एंटीरियर टिबियल या पोस्टीरियर टिबियल, यहाँ तुम्हें पोस्टीरियर टिबियल मिली, आगे से तुम एंटीरियर टिबियल में कोई गड़बड़ थी कि नहीं, तुम डार्सल स्पीडिस की पल्स फील करोगे। तो जैसे डार्सल स्पीडिस पल्स ये देख रहे हैं आप, ये डार्सल स्पीडिस की पल्स मैंने आपको बताया था अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये आप फुट पे करेंगे अंडर द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। तो पहला जो टेंडन था ये टिबियलस एंटीरियर का, उसके बाद एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस के बाद अब जो आएगा ये आर्टरी आएगी, और उसके बाद डिजिटम का टेंडन होगा, लास्ट में पेरोनिस फ्रस्टस का टेंडन। तो ये पल्स आप फील करते हैं यहाँ पे 2 फिंगर रख के, और ये पल्स अगर आप फील करें और वीक आपको फील हो, डार्सम पर हाथ रखें वो ठंडा भी हो, तो इसका मकसद ये है कि यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत कम है। और इवन आप जो वॉच भी करेंगे तो एक फुट जो होगा थोड़ा सा पिंकिश होगा, दूसरा व्हाइटिश होगा, ठंडा अलग होगा, और ऊपर से पल्स फील करेंगे तो वो वीक होगी, इसका मकसद है कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेड है। फिर पोस्टीरियर का भी फील करेंगे आप तो पता चलेगा कि दोनों का ब्लॉक है, हो सकता है कि कहीं पॉप्लिटल में तो ब्लॉक नहीं है, कहीं जिसकी 2 ब्रांचेस दोनों की दोनों जो है उसके पल्स वीक है, तो फिर आप पॉप्लिटल का पल्स फील करेंगे, तो यू विल हैव एक्चुअली द पल्सेशन फेल्ट है। तो आप इनके खास तौर पे स्पॉट्स इन चारों आर्टरियों का करना बड़ा जरूरी है, जैसे मैंने आपको रेडियल में बताया था, जैसे आपको ब्रेकियल में बताया, तो ये इनके ऑफिशियल पॉइंट्स होते हैं खास तौर पे जहां आप इनकी पल्स फील कर सकते हो। दूसरा आप ये देखिए, यहां अगर फुट में अगर कोई डीप कट आ गया तो आपकी प्लेंटर आर्च जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है, प्लेंटर आर्च इन्वॉल्व हो जाएगी, बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग होती है यहाँ पर, इसकी ब्लीडिंग को बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। वजह यह है कि एक तो एनास्टोमोसिस इतने ज्यादा है फुट के अंदर कि फ्रॉम बोथ एंड्स इस तरीके से देखेंगे ह्यूज ब्लीडिंग होगी, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने का मकसद क्या है, इसका लाइगेचर जो है ना खास तौर पे बड़ी डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज एनास्टोमोसिस इज ह्यूज। एक दिन प्लेंटर आर्च है, जहां से मेटाटार्सल ब्रांचेस हैं, प्लेंटर मेटाटार्सल, ऊपर से देखेंगे डार्सल, इनका आपस में एनास्टोमोस डिजिटल का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, आप एक जगह से लाइगेचर दोगे तो दूसरी जगह से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, तो दिस विल एक्चुअली हैव a very deep plantar arch, जिसको plantar arch कहते हैं, usually this results in severe bleeding from all sides here because of abundant anastomosis। और एक सोल में है तो जाहिर है इसकी इंजरी भी इतनी अनकॉमन नहीं है, क्योंकि सोल के अंदर है, लेकिन नेचर ने काफी बंदोबस्त किया है, 4 लेयर मसल्स के दिए हैं आपको, उसके अलावा आपका प्लेंटर एपोन्यूरोसिस दिया है, फेट भी अच्छी खासी दी है, स्किन इतना थिक है, यहाँ पर बचाया बहुत है, लेकिन कोई डीप कट आ गया तो आर्टरी जो है वो उतनी दूर नहीं, तो दिस कैन एक्चुअली हैव अ प्रॉब्लम लाइक हियर। अभी अभी आपको दिखाया, ये देखें आप, ये ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोस है, ये ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोस में ये प्रोफंडा फीमोरिस है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ये आ रही है लेटरल सर्कमफ्लेक्स और दूसरी मीडियल सर्कमफ्लेक्स, ये दोनों की ट्रांसवर्स ब्रांचेस
लेसर ट्रोकेंटर पे तो आके मिलती ही है, लेकिन इसकी असेंडिंग ब्रांच यहां चली जाती है, किधर, ट्रोकेंटरिक फोसा में। ऊपर से आपकी आ रही है सुपीरियर ग्लूटल और इन्फीरियर ग्लूटल, सुपीरियर ग्लूटल भी इधर आके रुकती है, तो यहां एक एनास्टोमोस क्रिएट हो जाता है, इसको हम कहते हैं यहां पर ट्रोकेंटरिक एनास्टोमोस। फिर ये दो ट्रांसवर्स ब्रांचेस हैं और इन्फीरियर ग्लूटल भी यहां आके रुकती है, और प्रोफंडा की फर्स्ट परफोर्डिंग ब्रांचेस भी, तो ये क्रॉस लाइक एनास्टोमोस बन जाता है बिहाइंड द लेसर ट्रोकेंटर, जिसका नाम है क्रूशिएट एनास्टोमस। ये आपके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा जो आप यहां पे देख रहे हैं ना, ये कैप्सूल, ये अंडर द कैप्सूल इसकी ब्रांचेस ऐसे चलती है, रेटिनाकुलर आर्टरीज, और ये अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं इनटू द नेक एज वेल एज इन द हेड। ये हेड और नेक की बड़ी मेजर सप्लाई है ट्रोकेंटरिक एनास्टोमस की, रेटिनाकुलर ब्रांचेस ये अंदर चली गई। अगर ये अंदर चली गई है इस तरीके से, तो आप यहां पे देखो कि अगर ये इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हो जाता है यहां पर, तो ये रेटिनाकुलर आर्टरीज रप्चर हो जाएंगी। और अगर ये यंग एज नहीं है, अगर बच्चा है 5-6 साल का, तो उसके अंदर ये आर्टरी भी होती है जो इसके अंदर थ्रू जाती है और ये सप्लाई करती है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं ये ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी की ब्रांच है, जो जाती है थ्रू एंड थ्रू किसके, लिगामेंटम टीरीज के अंदर। ये राउंड लिगामेंट ऑफ नेक ऑफ फीमर है, जो आपको पता है कि हेड ऑफ द फीमर, राउंड लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, वो हेड ऑफ फीमर के अंदर पिट होती है जिसको हम कहते हैं ना फोविया कैपिटस, ये इसके अंदर एंटर हो जाएगी और सप्लाई कर देगी आपके हेड को। अगर यहां से फ्रैक्चर हो भी गया, सप्लाई आपकी जारी रहेगी, लेकिन ये यंग एज में होता है सिर्फ। ये आर्टरी बाद में कॉर्ड बन के खत्म हो जाती है 4-5 साल के इन्फेंट बच्चे के अंदर। इसका मकसद है कि इस एज का अगर कोई बंदा इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर के साथ आता है, तो नेक और हेड समझ लो उसका गया, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, इन्फॉक्शन। फिर क्या करेंगे, हेड और नेक को रिप्लेस करना पड़ेगा, बाहर से डालना पड़ेगा प्रोस्टेट। और इसमें मैंने बताया कि मेजर सप्लाई किसकी है, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल की। तो ये फीमोरल हेड और नेक का इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। फिर आप वेन्स देखो, वेन्स पहले भी देखी हुई है आपने, ये ग्रेट सेफेनस वेन है और ये आपकी स्मॉल सेफेनस वेन है। ग्रेट सेफेनस वेन क्रिबरिफॉर्म जो फोसाओविलिस है, जो सेफेनस ओपनिंग है, वहां से अंदर ट्रेवल करके फीमोरल वेन में ओपन होती है। लेकिन ये जो स्मॉल सेफेनस वेन है, दैट ओपन्स इनटू द पोप्लिटल वेन, और इनके साथ लिम्फेटिक्स भी रन करते हैं। और ये आपको पता है ग्रेट सेफेनस वेन जो है, ये आपकी मिडिल साइड ऑफ द फुट के साथ होती हुई इन फ्रंट ऑफ मिडल मेलिस, देन अलोंग द लेग, देन टू द थाई, इसी लाइन से आते हैं फिर आपके लिम्फेटिक्स भी। और लिम्फेटिक्स आएंगे तो वो आपको यहां पर ही आगे ड्रेन करने पड़ेंगे, और यहां पर हमारा एक वर्टिकल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल लिम्फा लिम्फ नोड से वहां पे आपके ड्रेन कर देंगे। ये देख सकते हो यहां पर। चलिए लिम्फ नोड पे आते हैं थोड़ी देर में। तो ये आपकी ग्रेट सेफेनस वेन है, इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट वेन है सुपरफिशियल में, और ये स्मॉल सेफेनस है जो लेटरल साइड से आती है। इसका मकसद इसके लिम्फेटिक्स कहां से ड्रेन, इसके साथ जो लिम्फेटिक्स ड्रेन करते हैं वो कहां से आते हैं, लेटरल साइड से। और ये कहां एंटर हो जाएगी, पोप्लिटल फोसा में, किसमें, पोप्लिटल वेन में। तो अगर इसके साथ लिम्फेटिक्स आते लेटरल साइड से, तो वो कहां जाके एंटर होते, पोप्लिटल लिम्फ नोड्स में। जबकि उसके जो लिम्फेटिक्स मिडिल साइड से आते हैं, उसके साथ वो कहां ड्रेन होते, इंग्वाइनल में, लेकिन कौन से, वर्टिकल ग्रुप। लेकिन हमारे पास अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट हॉरिजॉन्टल ग्रुप भी है, जिसका एक मिडिल साइड है, एक लेटरल हाफ है, ये टी लाइक होते हैं। तो जो लेटरल है वो बिहाइंड से, जो मिडिल है वो फ्रंट से। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया वगैरह ये मिडिल ग्रुप में ट्रेन करेंगे, इवन एब्डोमेन भी। और ये बैक जो होगा वो, और इवन एनल कैनाल का लोअर पोर्शन, ये सारी चीजें लेटरल में। कौन सा, हॉरिजॉन्टल, जो होता है पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। लेकिन ये स्मॉल सेफेनस वेन और ग्रेट सेफेनस वेन के अलावा जो अंदर से आपको आर्टरियों के साथ रन करती हुई नजर आएंगी, वेनाए कमिटेंट्स जिनको हम कहते हैं, ये डीप वेन्स कहलाती है। लेकिन ये सुपरफिशियल वेन्स और डीप वेन्स आपस में परफोरेटिंग वेन्स के जरिए जुड़ी हुई भी होती है। और ग्रेट सेफेनस वेन आपको पता है कि ये ग्रेट सेफेनस वेन बॉडी के अंदर फ्लूइड डालने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे शॉक में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, वेन्स आपकी कोलैप्स हो गई, तो इसके लिए आपको बड़ी वेनों की जरूरत पड़ेगी। और बड़ी वेन जिसमें आप बहुत ज्यादा फ्लूइड डाल सकें, उसमें से बेस्ट वेन है ग्रेट सेफेनस वेन। तो इसको कट डाउन करते हैं, इसको वेनी सेक्शन भी कहते हैं। और वेनी सेक्शन के लिए बेस्ट प्लेस जो है वो है फ्रंट ऑफ मिडल मेडुलस, क्योंकि ये एक फिक्स जगह है जहां पर आप आराम से उसको कट करके उसको विजुअलाइज कर सकते हैं और वहां कैनर डाल के ऊपर स्टिच कर दें। और यही आर्टरी जो है, यही वेन जो है, ये कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग में भी काम आती है। ये हार्ट के जो ग्राफ्ट होते हैं ना, जहां से जैसे ब्लॉक है, देखिए ये ब्लॉकेड है, इधर 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 एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है राइट कोरोनरी आर्टरी की। अब राइट कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड यहां आएगा, यहां पहुंच नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे इसको, यानी एओर्टा से निकाल के इसको इस ऑब्स्ट्रक्शन से आगे जाके लगाएंगे। ये टुकड़ा किधर से आएगा, फिर ये वेसल आपको चाहिए होगी कहीं ना कहीं से। और फिर इसके लिए बेस्ट वेसल कौन सी है, ये
तो दिस इज कॉल्ड ग्रेट सफिनस वेन। तो ग्रेट सफिनस वेन को बाईपासिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। बिलो द नी वाला जो पोर्शन है सारा निकाल लेते हैं। अंदर जाहिर है वेन्स में वेल्व्स होते हैं, और वेल्व्स में तुम जो ये डालोगे और यहां जो अदर ग्राफ्ट में ब्लड जाएगा तो रुकेगा। फिर क्या करते हैं, इस वेन को उल्टा कर देते हैं ताकि ब्लड ऐसा सीधा जाए और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और ये ग्राफ्ट फिर सिर्फ एक नहीं है, दूसरा भी, तीसरा, चार चार ग्राफ्ट में इसमें टुकड़े काम आते हैं। तो ग्रेट सफिनस वेन है यहाँ पर। और यहां पर क्योंकि लेग के अंदर वेन्स बहुत ज्यादा है, तो एनास्टोमोसिस उनके इतने ज्यादा होते हैं कि आपको लोअर लिम्ब में खामखा वीनस ड्रेनेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। ये खासतौर पर आपको दिखा रहा है कि डीप वेन्स जो होती हैं, डीप वेन के थ्रोम्बा बड़े खतरनाक होते हैं। तो डीप वेन थ्रोम्बस का मकसद है कि जो डीप वेन्स हैं उनके अंदर थ्रोम्बस जमा हो जाता है, वहां पर क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट को हम कहते हैं थ्रोम्बस। तो वो थ्रोम्बस वहां पर आपको नजर है। खासतौर पे एयर ट्रेवल जो होती है, लंबी एयर ट्रेवल्स, उसमें थ्रोम्बस के चांसेस बहुत ज्यादा है। इमोबिलाइज लेग है, अगर फॉर एग्जांपल प्लास्टर लगा हुआ है, अगर आप उसको पैसिव नहीं करते हो मूवमेंट, तो वहां पर थ्रोम्बस। कुछ औरतें होती हैं जो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनके अंदर खासतौर पर एस्ट्रोजन ज्यादा बनता है, फैट और ये लिपिड वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, उनके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। इस किस्म के प्रॉब्लम्स यहाँ डीप वेन्स में होते हैं। तो वो जो डीप वेन, अगर डीप वेन से ये थ्रोम्बस था तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर थ्रोम्बस का यहां से टुकड़ा टूट गया तो वो एम्बुलस है किसमें, डीप वेन में। वो चलते चलते किधर आएगा, फिमोरल में। फिमोरल ऊपर गई तो एक्सटर्नल एक, और ऊपर गई तो इंफीरियर वेना के बाद, और इंफीरियर वेना के बाद जाके ओपन होगी किसमें, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में। और ये राइट एट्रियम से जाएगा कहां, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से निकलेगा तो पल्मोनरी ट्रंक में, और पल्मोनरी ट्रंक जैसे दो आर्टरी में डिवाइड होगी राइट एंड लेफ्ट, वहां आके फंसेगा। अगर उधर जाके फंसा तो ना लेफ्ट में ब्लड जाएगा ना राइट लंग में ब्लड जाएगा, और जब जाएगा नहीं तो वापस कैसे आएगा, जब वापस नहीं आएगा तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये सडन डेथ हो जाती है। आप पेशेंट यहां खड़ा है, एकदम से गैस्पिंग शुरू की, आप पहुंचेंगे वहां पर मुश्किल से पेशेंट एक्सपायर। ये बड़े जो एम्बोला होते हैं ना, जो बड़े थ्रोम्बस के टुकड़े टूटते हैं, वो वाकई सांप की तरह से जाते हैं और रोल करके इतना बड़ा गुच्छा बना देते हैं, वो जाकर ब्लॉक कर देते हैं इसको। ये डीप वेन थ्रोम्बस कहलाता है, डीवीटी जिसको हम कहते हैं। इस डीवीटी को हर हाल में आपको प्रिवेंट करना होगा, अदरवाइज इट्स फेटल, खतरनाक है। यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग में हमने इस्तेमाल किया है कि वेन्स को हमने ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल किया है। साइट्स ऑफ ब्लॉकेड, जहां से ब्लॉकेड है, ब्लॉक को बाईपास किया है, तो कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं। ये देखें टार्चुअस एंड डायलेटेड वेन्स, इसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। क्यों हुआ है ये जाहिर इसके वेल्व्स वगैरह इनकॉम्पिटेंट हो गए हैं, वो जो ब्लड ऊपर जा रहा था वो वापस भी आ रहा है, उसी जगह पे जमा होगा। थिन वॉल क्या करेंगे अंडर द स्किन, आपको टार्चुअस एंड वेवी ऐसे नजर आएंगी। ये अब खत्म हो गई, इनको वेरिकोज, ऐसी वेन्स को कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो यहाँ ये वेरिकोज वेन्स खास तौर पे ये इस जगह पर वेरिकोज वेन्स ऐसे स्वेलिंग दे सकती है। ग्रेट सफिनस वेन यहाँ ओपन हो रही है तो यहाँ दो दे सकती हैं। तो सॉस एब्सेस, फीमोरल हर्निया और वेरिकोज वेन्स, और उसके अलावा लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट, चार चीजें इस जगह पे होती हैं। उन चारों को आपको फिर डायग्नोस करना होता है। लोकेशन फीमोरल वेन की, वेन थोड़ी नजर आएगी आपको, लेकिन आर्टरी की पल्स तो फील कर सकते हो ना। मेडोगानल पॉइंट से थोड़ा नीचे आर्टरी की पल्स फील करोगे, और लिटिल टू द मीडियल साइड ऑफ द आर्टरी विल बी द वेन, और उसमें कैनुला डाल दो आप। यहां से कैनुला डालोगे तो सीधा कहां जाके निकलेंगे, फाइनली हार्ट में, आप राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ये फीमोरल वेन की कैनुलेशन हमने की है। वेन को लोकेट करने के लिए पहले आर्टरी की पल्स आप लोकेट करेंगे। ये लिम्फ नोड जो आपको मैंने दिखाया, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, इसका मीडियल साइड, और इसका ये लेटरल साइड, और ये है इसका वर्टिकल ग्रुप जो है एट द एंड ऑफ द ग्रेट सफिनस वेन के साथ, समझ। और ये पॉप्लिटल लिम्फ नोड का ग्रुप है जो है अलोंग दी पॉप्लिटल वेन। ठीक है, पॉप्लिटल वेन, ये फ्रंट दिखाया है, आप समझ सकते हैं कि बिहाइंड है, ये फुट आगे नहीं होगा, पॉप्लिटल फोसा विल बी ऑन द बैक साइड। ये देखें दो तीन लिम्फ नोड पड़े हुए हैं फीमोरल पॉप्लिटल वेन पे, ये हैं पॉप्लिटल लिम्फ नोड्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा आपके लिटिल फिंगर के अंदर, लिटिल टो के अंदर इन्फेक्शन हो गई है और उधर से इन्फ्लेमेशन है। अब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से कौन से लिम्फ नोड के ग्रुप इन्वॉल्व होंगे फर्स्ट, जिसको आप टेस्ट करोगे वो इलाज होंगे। अगर लिटिल टो पर इन्फेक्शन है तो उसका नेल उड़ गया है तो लिम्फेटिक उधर से जाएंगे ना, किस वेन के साथ, यहां से लेटर साइड से ग्रेट सफिनस वेन नहीं, स्मॉल सेफिनस वेन। वो स्मॉल सेफिनस वेन से होते हुए लिम्फेटिक्स को वो कहां गाइड करेगी, कौन से लिम्फ नोड में, पॉप्लिटल लिम्फ नोड। ये पॉप्लिटल लिम्फ नोड, पॉप्लिटल लिम्फ नोड भी तुम्हें इलाज मिलते हैं। नेक्स्ट इन्वॉल्व लिम्फ नोड ग्रुप क्या मिलेगा इनके बाद,
यहां से जब तुम जाओगे तो वर्टिकल तो सुपरफिशियल है, ये तो डीप है। इसका मकसद है ऑनवर्ड जो अगला डीप होगा दैट विल बी द डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स। भाई यहां से जब इंफेक्शन जाएगी तो कहां जाके छोड़ेगी, सुपरफिशियल में कि डीप में? डीप में। तो डीप वाली डीप में ही जाएगी ना। और डीप में तो कौन से डीप है आगे? इंगुइनल। तो इंगुइनल में वो जो टी लाइक टी वाले लिम्फ नोड्स हैं क्या इनमें छोड़ेगी क्या, या डीप वालों में? तो डीप वालों में। वो डीप किधर होते हैं? डीप होते हैं अलोंग दी फीमोरल वेन। और उनमें डीप में से एक या दो जो होता है वो फीमोरल केनाल में होता है, उसको हम कहते हैं लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट। इसका दी लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, ये जो अंदर होते हैं अंदर इस तरीके से यहाँ पर। और लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट ज्यादातर लिम्फेटिक्स जो है ना वो उमूमन पेनिस से और इनसे कैरी करता है, टिप ऑफ द पेनिस। और इसको लिम्फ नोड की जो ड्रेनेज होती है दैट इज टू द लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट। तो क्लॉकेट का लिम्फ नोड है तो इंगुइनल, लेकिन क्या सुपरफिशियल है कि डीप है? तो डीप इंगुइनल लिम्फ नोड है, वन ऑफ द डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स। तो केनाल में एक या दो हो सकते हैं, एक परमानेंटली होता ही है, किसी के अंदर दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनलार्ज डीप इंगुइनल लिम्फ नोड्स आपको याद है, देखिए ये है हॉरिजॉन्टल ग्रुप, ये इसका वर्टिकल ग्रुप है, ये दोनों ही सुपरफिशियल है। अंडरस्टैंड? तो ये इसके क्लिनिकल्स हैं, वेन्स को, आर्टरीज को, और लिम्फेटिक्स, और जो मसल्स मैंने कराए इनको। अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे नर्व्स एंड सम जॉइंट्स आल्सो, उनके क्या क्या क्लिनिकल्स हो सकते हैं और उनसे क्या सिनेरियो डेवलप होता है। जैसे मैंने बताया लिम्फेटिक्स, तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बाबा लेटरल साइड से, मीडियल से, किस जगह से फुट पे इंफेक्शन हो गई तो कौन से लिम्फ नोड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ से लिम्फ नोड पड़े हुए। ऐसा ही फिर वेन में ग्रेट सफिनेस वेन की इंपॉर्टेंस है, डीप वेन थ्रोम्बस के बारे में, वेरिकोज वेन्स के बारे में। ऐसा ही फिर मसल्स के अंदर आपको दिखाया। तो ये सारी चीजें जितनी भी आपको बताई गई हैं इन्हीं से सिनेरियो डेवलप होंगे, और आप इनको पहले बेसिक कर लो अच्छे तरीके से, और उसके बाद इनको इस तरीके से आगे बढ़ाओ। तो कल की क्लास में नर्व्स एंड द जॉइंट्स ये करेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएंगे हम एम्ब्रियोलॉजी पे।